गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का न्यू सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से आज के सिलेबस को 30% कट कर दिया गया। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 12 जीव विज्ञान के न्यू सिलेबस के विषय में चर्चा किया था और आगे अर्थात इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान 2020-21 अर्थात 2021 में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें आपका नया सिलेबस क्या होगा, नया पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आप बच्चों, जो आपका भौतिक विज्ञान है इसका सिलेबस लंबा है और पहले भौतिक विज्ञान का 2 पेपर होता था बच्चों, प्रथम पेपर और सेकंड पेपर। लेकिन अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर एक ही पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर है उसको खंड क और जो सेकंड पेपर होता था उसे हम खंड ख के नाम से जानते हैं। खंड क से 35 नंबर का और खंड ख से 35 नंबर का, और यह 35-35 मिलाकर 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर बनता है। और बच्चों, चूंकि आपका सिलेबस लंबा है, इसलिए जो भौतिक विज्ञान का हम आपको नया पाठ्यक्रम बताएंगे 2021 का, वह 2 खंडों में बताएंगे, खंड क और खंड ख। खंड ख में आपका भौतिक विज्ञान का सेकंड पेपर होगा और खंड क में भौतिक विज्ञान का फर्स्ट पेपर होगा। तो चलिए आज हम भौतिक विज्ञान के खंड ख अर्थात सेकंड पेपर का सिलेबस देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं यह वीडियो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपका पूरा सिलेबस है, इसलिए इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। और आप ध्यान दीजिए, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान खंड ख 2020-21 का न्यू सिलेबस। बच्चों, भौतिक विज्ञान का जो सेकेंड पेपर है जिसको हमने खंड ख कहा है, और यह खंड ख आपके एग्जाम में 35 नंबर का यह प्रश्न आता है और इस खंड ख को 4 इकाइयों में बांटा गया है। एक चीज और बच्चों, जो आपका भौतिक विज्ञान का जो बुक है उस बुक के विषय में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी की जो बुक है अर्थात राजीव प्रकाशन की जो बुक है, उस बुक में जो बच्चों आपका सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो इकाई 1 है, इकाई 1 प्रकाशिकी, उन्होंने इस प्रकाशिकी को एक ही अध्याय में विभाजित कर दिया है। प्रकाशिकी को उन्होंने 2 अध्याय में विभाजित किया, एक अध्याय में नहीं बच्चों, 2 अध्याय में इन्होंने विभाजित किया है, ठीक है। और अध्याय 9 और अध्याय 10, अध्याय 8 तक इन्होंने फर्स्ट पेपर को और सेकेंड पेपर को जो खंड ख है उसको अध्याय 9 से इन्होंने शुरू किया है। तो जो प्रकाशिकी है उसको उन्होंने 2 अध्याय, अध्याय 9 और अध्याय 10 में विभाजित किया है। और बच्चों, यदि राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी का जो बुक है उसके अनुसार यदि हम आपको सिलेबस बताएं तो आपको सिलेबस मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अन्य जो प्रकाशन की किताबें हैं उसमें अध्याय वाइज जो है विभाजन किया गया है सेकेंड पेपर खंड ख में, ठीक है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, इस तरह से। तो यदि हम आपको अध्याय में विभाजित करके आपका सिलेबस बताते हैं तो यह आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, हम जो आपको न्यू सिलेबस जो है बता रहे हैं, ठीक है, वो राजीव प्रकाशन से नहीं बल्कि अन्य जो प्रकाशन है, ठीक है, उस प्रकाशन के आधार पर आपको बता रहे हैं जिससे आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बच्चों, यहाँ देखिए, इसको 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है और इकाई 1 का नाम है प्रकाशिकी। और यह प्रकाशिकी अगर हम बात करें एनसीईआरटी के राजीव प्रकाशन की, तो यहाँ से लेकर यह जो 5 लिखा गया है अध्याय 5 तक एनसीईआरटी की जो बुक है, जो राजीव प्रकाशन की बुक है जो है,
पाठ 1, 2, 3, 4, 5 यह जो लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक राजीव प्रकाशन की बुक में अध्याय 9 में दिया गया है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों को एक ही अध्याय 9 में रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हम अन्य प्रकाशन की बात कर रहे हैं। अन्य प्रकाशनों में आपका अलग से अध्याय वाइज जो है विभाजन किया गया है। तो प्रकाशिकी में पहला जो अध्याय है वह प्रकाश का परावर्तन है। दूसरा अध्याय जो है वह है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अध्याय 3 है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस। और चौथा अध्याय है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण एवं प्रकाश प्रकीर्णन। और अध्याय 5 है प्रकाशिक यंत्र। ठीक है बच्चों, तो पहले हम यहाँ तक बात कर लेते हैं। और यहाँ तक राजीव प्रकाशन में अध्याय 9 दिया गया है, लेकिन अन्य प्रकाशनों में चित्रा प्रकाशन या अन्य प्रकाशनों में देखेंगे तो अध्याय वाइज जो है विभाजित किया गया है। अब बच्चों यहाँ तक तो हमने अध्ययन कर लिया है, जो अध्याय हमने 5 यहाँ तक लिखा है यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, इकाई 1 जो प्रकाशिकी है उसका जो पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन, अब हमें यह अध्ययन नहीं करना है। अर्थात इससे संबंधित आपके बोर्ड 2021 में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। प्रकाश का परावर्तन अर्थात प्रकाश का परावर्तन अब आपके सिलेबस में नहीं है। 2021 के बोर्ड का एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं इस अध्याय से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, जिसका अध्ययन बच्चों हम लोगों ने कर लिया है। प्रकाश का परावर्तन, इस प्रकाश के परावर्तन में बच्चों हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का सूत्र और गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन, फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध, गोलीय दर्पण से अन्य संबंधित परिभाषाएं जैसे मुख्य अक्ष। ठीक है, ये सभी अब आपको प्रकाश का परावर्तन जो पहले अध्याय में था अब इनका अध्ययन नहीं करना है। अर्थात इनसे संबंधित आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। और जो UVF में संबंध होता है, ठीक है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है, यह निगमन भी अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है। अक्सर यह निगमन को लेकर बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी कि जो है यह आपका जो निगमन है, ठीक है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यह निगमन अब आपके सिलेबस में नहीं रहा। फोकस दूरी त्रिज्या में संबंध यह आपके सिलेबस में नहीं रहा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है, गोलीय दर्पण, यह सभी अब आपको नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में अब यह नहीं रहा है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका राजीव प्रकाशन था, राजीव प्रकाशन पूरे प्रकाशिकी को 2 अध्याय में विभाजित किया गया था। एक अध्याय 9 रखा गया है, दूसरा अध्याय 10 रखा गया है। अध्याय 9 में 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 अध्याय है। और अध्याय जो 10 है उसमें जो है प्रकाश जो है आपका ये है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, माने 6, 7 और 6, 7, 8 और 9, यह अध्याय था आपका राजीव प्रकाशन के, ठीक है, अध्याय 10। ठीक है, तो अगर हम राजीव प्रकाशन की बात करें तो राजीव प्रकाशन का जो अध्याय 9 है उस अध्याय 9 में प्रकाश का परावर्तन का जो टॉपिक है उससे संबंधित जो टॉपिक है वो हमें अब नहीं पढ़ना है। और प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक क्या है हम आपको बता दिए हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं, गोली दर्पण क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, इसके विषय में हमें अध्ययन नहीं करना है। फोकस दूरी फोकस त्रिज्या में संबंध यह नहीं पढ़ना है। और जो आपका दर्पण सूत्र है उसका निगमन भी अब हमें नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इकाई 1 प्रकाश की जो अन्य जो प्रकाशन है उन प्रकाशन में जो अध्याय 1 है उसका अध्ययन नहीं करना है।
अध्ययन क्या करना है? अध्याय 2 का अध्ययन करना है कि प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अध्ययन करना है। इससे संबंधित आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। आपको पता है अपवर्तन के 2 नियम हैं, जो दूसरा नियम उसको स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, पूरा आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, क्रांति कोण किसे कहते हैं, यह सभी आपके एग्जाम में यह प्रश्न आएगा। ठीक है, जो आप इसका अध्ययन जो है आप कर चुके हैं, तो जो आपका 2 है इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। चलिए तीसरा जो है आपका, तीसरा है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस। ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस, यह क्या है बच्चों? आपको पढ़ाया है कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। ठीक है, और इसमें हम आपको निगमन है, इसमें बहुत अधिक निगमन है अध्याय 3 में, और सभी निगमन इसमें आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। पतले लेंसों द्वारा जो निगमन है वो आएगा, पतले लेंस और फोकस दूरी में जो आपका निगमन है अर्थात न्यूटन का सूत्र वाला वह निगमन भी आएगा। ठीक है, विस्थापन वाला भी निगमन आएगा, अर्थात जितने निगमन हैं अध्याय 3 में। ठीक है, अर्थात गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस, यह आपके सिलेबस में है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है और यह आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और आपको पता है आपके बोर्ड के एग्जाम में जितने जो है आपका निगमन है उसमें से एक निगमन तो आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है, और इस बार भी 2011 के बोर्ड के एग्जाम में एक निगमन आपका लांग वाला प्रश्न आना तय है 5 नंबर वाले प्रश्नों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा इस अध्याय को। अध्याय 3 जो गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस है, सभी निगमन का हमने अध्ययन कर लिया है। पतले लेंस के द्वारा जो आपका जो सूत्र होता है उसका निगमन कर लिया है। पतले लेंस और फोकस दूरी में जो संबंध होता है उसका जो सूत्र होता है, जिसको हम न्यूटन सूत्र कहते हैं, उसका भी निगमन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मेकर सूत्र का भी अध्ययन हमने कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी है, और 2 पतले लेंसों को अगर संयुक्त करके ठीक है जोड़ा जाए तो उसका क्या सूत्र होगा, और उसका भी हमने निगमन कर लिया है। तो अध्याय 3 को ध्यान रखिएगा, इससे एक निगमन आपके बोर्ड के एग्जाम 2020 में आना तय है। चलिए अब आते हैं अध्याय 4, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण एवं प्रकाश प्रकीर्णन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम आपको अध्याय वाइज जो है आपको सिलेबस बता रहे हैं। अगर राजीव प्रकाशन से हम आपको बताते तो शायद आपको मिस कर जाते, इसलिए हम आपको अध्याय वाइज बता रहे हैं। और यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 में प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का जो है अपवर्तन कैसे होता है इसके विषय में अध्ययन करना है, तथा वर्ण विक्षेपण के विषय में अध्ययन करना है। लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन नहीं करना है, अर्थात इस अध्याय से एक टॉपिक को खत्म किया गया है, अध्याय को नहीं खत्म किया गया है, अध्याय 4 को नहीं खत्म किया गया है, अध्याय 4 है। तो अध्याय 4 में एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, कौन सा विषय है, प्रकाश का प्रकीर्णन। जो प्रकीर्णन है बच्चों उसको आपके सिलेबस से खत्म कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, यह आपका प्रकीर्णन। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। जो अध्याय 4 है या आपका जो राजीव प्रकाशन है उसमें जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन इसका अध्ययन करना है तथा वर्ण विक्षेपण इसका अध्ययन करना है, लेकिन जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसका अध्ययन हमें नहीं करना है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं इसका अध्ययन नहीं करना है, और प्रकीर्णन का जो उदाहरण है उस उदाहरणों का भी अध्ययन हमें नहीं करना है। जैसे प्रकीर्णन का उदाहरण था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, यह आपके सिलेबस में अब नहीं है, इससे संबंधित प्रश्न अब आपका नहीं होगा। सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय रक्ताभ रंग क्यों दिखाई देता है, लाल रंग क्यों दिखाई देता है, यह भी अब आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यह भी प्रकीर्णन से संबंधित है। आपने अध्ययन कर लिया है, हमने अध्ययन करा दिया है, लेकिन अब प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं यह भी नहीं आएगा। इसके जो उदाहरण है वह भी नहीं आएगा। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना,
सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल रंग या रक्ताभ रंग जिसको कहते हैं वह दिखाई देना, यह प्रकीर्णन से संबंधित जो भी उदाहरण है। अब इससे संबंधित आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 में नहीं आएंगे, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अध्याय 4, ठीक है, प्रकाश प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन आएगा, ठीक, तथा वर्ण विक्षेपण आएगा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन वही विग्योर, ठीक है, जो 7 रंग जो है निकलता है प्रिज्म से, उसका अध्ययन करना है। वर्ण विक्षेपण का भी अध्ययन करना है, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन नहीं करना है। अर्थात अध्याय 4 से केवल एक टॉपिक खत्म किया गया है और वह टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं उसको खत्म कर दिया गया। उसके जो उदाहरण है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ठीक है, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय प्रकाश का रंग लाल दिखाई देना, यह जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पाठ 4। अब आते हैं अगला अध्याय, अध्याय 5। अध्याय 5 प्रकाशिक यंत्र, इसका भी अध्ययन हमने कर लिया है बच्चों। यह प्रकाशिक यंत्र क्या है? प्रकाशिक यंत्र में हमने पढ़ा है मानव नेत्र, ठीक है, और दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, यह सब भी हमने अध्ययन किया है। ठीक है, और इसमें हमने विभेदन क्षमता का भी अध्ययन किया था। दूरदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी का भी अध्ययन हमने किया था। खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, ठीक है, और विभेदन क्षमता का भी हमने अध्ययन किया था। तो यहाँ भी ध्यान देने वाली चीज है बच्चों, इसमें भी केवल एक टॉपिक खत्म किया गया है। अध्याय 5 में प्रकाशिक यंत्र में मानव नेत्र हमें पढ़ना है, ठीक है। जो भी दोष है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, जो भी आपने दोष पढ़ा है उस दोष को आपको पढ़ना है, ठीक है, वह आपके एग्जाम में आएंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी है, वह भी आपके एग्जाम में आएंगे। केवल आएगा क्या नहीं, वह आएगा विभेदन क्षमता नहीं आएगा। अर्थात विभेदन क्षमता का जो टॉपिक है वह आपके इस सिलेबस में खत्म कर दिया गया है। अर्थात विभेदन क्षमता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे हम आपको पढ़ाए थे कि खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, तो विभेदन क्षमता से संबंधित आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि अध्याय 5 में जो विभेदन क्षमता है वह आपको कट कर दिया गया है, यह आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अध्याय 6। यहाँ तक तो हमने अध्ययन कर लिया था बच्चों, हम आपको पढ़ा चुके हैं यहाँ तक, अध्याय 5 तक। इधर हम आपका अध्ययन नहीं किए हैं, यह हमें अभी अध्ययन करना है, और यह भी प्रकाशिकी वाले जो है इकाई में ही है। और यह अध्याय 6 प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यह हमें अध्ययन करना है और यह आपके सिलेबस में भी है। व्यतिकरण जो अध्याय 7 है इसका भी अध्ययन करना है। विवर्तन, इसका भी अध्ययन करना है, यह भी आपके सिलेबस में है। लेकिन जो अध्याय 9 है प्रकाश का ध्रुवण, अब यह आपके सिलेबस में नहीं है। अर्थात अब हमें इसका अध्ययन नहीं करना है। जो अध्याय 9 है प्रकाश का ध्रुवण, इसका अध्ययन नहीं करना है। यदि आप राजीव प्रकाशन की बुक है आपके पास, उससे देखेंगे तो यह अध्याय 10 में आता है, राजीव प्रकाशन की बुक में। और अध्याय 10 में सबसे लास्ट में आप जो टॉपिक आपको मिलेगा वह प्रकाश का ध्रुवण मिलेगा। अब वह प्रकाश का ध्रुवण का अध्ययन हमें नहीं करना है। इस प्रकाश के ध्रुवण में था कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम क्या है, पोलेराइड क्या है, यह टॉपिक इसके अंतर्गत है प्रकाश के ध्रुवण में, जो हमें अब अध्ययन नहीं करना है। इससे संबंधित कोई भी बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। पहले यह वाला अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, इससे एक प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में जरूर मिलता था, और अक्सर ब्रूस्टर का नियम, अक्सर यह प्रश्न मिलता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में यह था। लेकिन अब आपके यह सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण माने ध्रुवण किसे कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम क्या है, पोलेराइड क्या है, यह जो है प्रकाश के ध्रुवण में आता है। ठीक है, यदि एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें देख सकते हैं, अन्य प्रकाशन की बुक है तो उसमें भी देख सकते हैं। अन्य प्रकाशन की बुक में अलग से अध्याय करके दिया हो गया अध्याय 9, और यह अध्याय 9 का अध्ययन आपको नहीं करना है। अर्थात प्रकाश का ध्रुवण से संबंधित आपका प्रश्न नहीं आने वाला है। अभी तक जो हमने आपको बताया बच्चों, यह केवल एक ही इकाई में है, इकाई 1।
इकाई 1 का नाम है प्रकाश की, और प्रकाश की में आपका 9 अध्याय है। एक इकाई में 9 अध्याय है। ठीक है, यहां तक हमने एक इकाई पढ़ा था, इकाई 1, और इकाई 1 से 13 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, पहले आपका 9 अध्याय था, अब कितने अध्याय कट किए गए? एक तो पूरा अध्याय पार्ट 1 आपका पूरा कट कर दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा आपका क्या कट किया गया है? जो अध्याय आपका है 4, अध्याय 4 में एक टॉपिक प्रतिवेदन को कट कर दिया गया है। अध्याय 5 में भी एक टॉपिक विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, यह आपके सिलेबस में नहीं है, कट कर दिया गया है। तो प्रतिवेदन कट कर दिया गया है, विभेदन क्षमता कट कर दिया गया है, और प्रकाश का परावर्तन कट कर दिया गया है। और जो अध्याय 9 है प्रकाश का ध्रुवण, इसको भी कट कर दिया गया है। और ये सभी प्रकाशिकी में आते थे। ठीक है, 9 अध्याय तक। अब तो 2 अध्याय जो है पूरा का पूरा कट कर दिया गया, अध्याय 1 कट कर दिया गया, अध्याय 9 कट कर दिया गया। तो 2 अध्याय तो पूरा कट कर दिया गया, बचा 7 अध्याय। और 7 अध्याय में जो आपका अध्याय 4 और अध्याय 5 है, इसमें से भी एक एक टॉपिक कट कर दिया गया है, प्रकाश का प्रतिकीर्णन और विभेदन क्षमता। अब जो है यह सभी आपका 13 नंबर के प्रश्नों में यह आएगा, अर्थात 7 अध्याय और आपका अध्याय 4 और अध्याय 5 में से जो है प्रतिकीर्णन और विभेदन क्षमता को अध्ययन नहीं करना है। तो यह रहा पहला इकाई प्रकाश की का। चलिए अब हम बच्चों बात करते हैं दूसरे इकाई की। जो दूसरा इकाई है, दूसरे इकाई का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, यह आपका दूसरा इकाई का नाम है और यह 10वां अध्याय भी है। इकाई 2 का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, और यह अध्याय 10 का भी नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और इकाई 10 में अर्थात इकाई 2 अर्थात अध्याय 10 में जो इकाई 2 है, केवल इसमें एक ही अध्याय है, अध्याय 10। ध्यान रखिएगा बच्चों, इकाई 2 में केवल एक ही अध्याय है और वह है अध्याय 10। जबकि यहाँ देखें इकाई 1 में 9 अध्याय था। 9 अध्याय में से पहला अध्याय काट दिया गया, 9वां अध्याय काट दिया गया, बचा 7 अध्याय। और आपके 4 और 5 में से प्रतिकीर्णन और विभेदन क्षमता को कट कर दिया गया। लेकिन इकाई 2 की बात करें बच्चों, तो इकाई 2 में एक ही अध्याय था, अध्याय 10, और वह अध्याय 10 क्या था? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है बच्चों, इसमें से अर्थात अध्याय 10 में से 2 टॉपिक को खत्म किया गया है, डेविसन तथा जर्मन प्रयोग। ध्यान रखिएगा, अध्याय 10 में सभी पढ़ना है, केवल 2 चीजें नहीं पढ़ना है, एक डेविसन का प्रयोग, दूसरा जर्मन का प्रयोग। यह 2 अब आपको नहीं पढ़ना है, यह आपके सिलेबस में अब नहीं है, डेविसन और जर्मन का प्रयोग। यह है आपका अध्याय 10 इकाई 2। इकाई 2 में एक ही अध्याय है, अध्याय 10 है, और अध्याय 10 में केवल 2 चीजें नहीं पढ़ना है, एक डेविसन और दूसरा जर्मन और डेविसन का प्रयोग नहीं पढ़ना है। यह आपका 6 नंबर का प्रश्न है। अब आते हैं इकाई 3। इकाई 3 में ध्यान रखिएगा बच्चों, इकाई 3 में देखिए कितने अध्याय हैं? अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14, अर्थात 1, 2, 3, 4 अध्याय हैं आपके इकाई 3 में। ठीक है, और इकाई 3 का नाम है परमाणु एवं नाभिक। यह इकाई का नाम है, इकाई 3 परमाणु एवं नाभिक। तो इकाई 3 में जो 11वां अध्याय है बच्चों, उसका नाम है परमाणु की संरचना। अध्याय 12 नाभिक की संरचना, अध्याय 13 रेडियोधर्मिता और अध्याय 14 नाभिकीय ऊर्जा। इन जो आपका इकाई 3 है, इकाई 3 से 8 नंबर का प्रश्न आता था। ठीक है, 4 अध्याय था, अब जो 13वां अध्याय है उसको कट कर दिया गया है। जो 13वां अध्याय है, 13 अध्याय रेडियोधर्मिता, उसको कट कर दिया गया है, अर्थात यह आपके सिलेबस में अब नहीं है।
जो रेडियो धर्मीयता है बच्चों, इसमें क्या पढ़ना था, इसमें पढ़ना था रेडियो एक्टिव। जो कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे कि रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें किसे कहते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण क्या है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव क्षय क्या है, यह आपको अध्ययन नहीं करना है रेडियो धर्मीयता में, अर्थात अध्याय 13 में। ध्यान रखिएगा, जो अध्याय 13 है, यदि आप जो है राजीव प्रकाशन की बुक देख रहे हैं तो राजीव प्रकाशन में जो रेडियो धर्मीयता है वह नहीं पढ़ना है। रेडियो धर्मीयता में रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है उसके विषय में नहीं पढ़ना है। अल्फा बीटा गामा किरणें किसे कहते हैं उसके विषय में नहीं पढ़ना है। अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण क्या है उसके विषय में नहीं पढ़ना है। और रेडियो एक्टिव क्षय क्या है उसके विषय में आपको अध्ययन नहीं करना है। अर्थात रेडियो धर्मीयता से संबंधित जो अध्याय 13 है, इस अध्याय 13 का अब आपको अध्ययन नहीं करना है, यह आपके सिलेबस में नहीं है और बोर्ड एग्जाम 2011 में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो अध्याय 13 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं अध्याय 14। जो अध्याय 14 है बच्चों उसको ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अध्याय 14 जो है, ठीक है, वह है नाभिकीय ऊर्जा। क्या है बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में सभी पढ़ना है, ठीक है, जिसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सब है हमें अध्ययन करना है। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, वह नहीं पढ़ना है प्रतिन्यूक्लिक। ध्यान रखिएगा, प्रति जो है न्यूक्लियन बंधन, यह नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, अगर राजीव प्रकाशन की बुक है तो राजीव प्रकाशन की बुक में आप देख सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा में यह टॉपिक मिलेगा। और यदि अन्य प्रकाशन की बुक देख रहे हैं तो उनमें अध्याय 14 होगा। अध्याय 14 में जो आपका टॉपिक है प्रति न्यूक्लियन बंधन, यह नहीं पढ़ना है। प्रति न्यूक्लियन बंधन के साथ साथ द्रव्यमान, ऊर्जा का द्रव्यमान, यह भी एक टॉपिक है। ऊर्जा का द्रव्यमान, इसका भी अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। और ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन, इसका भी अध्ययन नहीं करना है, ठीक है बच्चों। जो अध्याय 14 है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा में कुछ जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, वह टॉपिक कौन है, वह है आपका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, और आपका द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन, यह आपको अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो इकाई 3 है यह 8 नंबर में होता था, पहले इसमें 4 अध्याय था, ठीक है। अब 4 अध्याय नहीं, इसमें 3 अध्याय रह गया है। जो अध्याय 13 है उसको खत्म कर दिया गया है, आपके सिलेबस में अब नहीं है रेडियो धर्मीयता। और अध्याय 14 का कुछ टॉपिक जैसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या तथा इसमें संख्या में परिवर्तन, यह आपको अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। अर्थात इकाई 3 से आपका 8 नंबर का प्रश्न आता है। अब हम आते हैं अंतिम इकाई पर, इकाई 4। इकाई 4 जो अंतिम जो है आपका इकाई है, और उस इकाई का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। जो बच्चों हमने अभी इसका अध्ययन किया था फिजिक्स में, ठीक है, यहीं पर अध्ययन करके हमने छोड़ा था इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का हमने पूरा अध्ययन कर लिया था, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो आपका 8 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो है, जो 8 नंबर का प्रश्न आता है, आपका 2011 बोर्ड के एग्जाम में भी 8 नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक कट किया गया है। क्या टॉपिक किया गया है कट बच्चों? पहले आपका टॉपिक कट किया गया है जेनर डायोड। कुछ बच्चे परेशान थे, सर जेनर डायोड समझ में नहीं आया, जेनर डायोड को फिर से पढ़ा दीजिए। तो आपके लिए खुशखबरी है जिन बच्चों को जेनर डायोड समझ में नहीं आया था, अब आपको जेनर डायोड नहीं पढ़ना है, क्योंकि जेनर डायोड से संबंधित अब आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो खुशखबरी है, आप लोग खुश हो जाइए, परेशान मत होइए। जेनर डायोड के विषय में जो भी प्रश्न है अब आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे जेनर डायोड। और जो आपका वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड था, जेनर डायोड था, एक जेनर डायोड था, एक अब जो है वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड। कहने का मतलब कि जेनर डायोड आपके सिलेबस से पूरी तरह से गायब हो गया है। जेनर डायोड से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो जेनर डायोड अब आपका नहीं आएगा। और एक चीज और बच्चों, लॉजिक गेट, जो लॉजिक गेट में ही बच्चों को समस्या हो रही थी सत्यता सारणी बनाने में, सर यह सत्यता सारणी समझ में नहीं आया, नार गेट से एंड गेट है, नार गेट से और नैंड गेट से
ठीक है, नार गेट से सत्यता सारणी जो बनाना था, उस सत्यता सारणी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था लॉजिक गेट में। चलिए अब आपको समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉजिक गेट को भी आपके सिलेबस से पूरी तरह से कट हो गया है। लॉजिक गेट अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, यह आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। लॉजिक गेट में जो सत्यता सारणी में देख रहे थे बच्चों को समस्या थी, ठीक है, नैंड गेट और नार गेट से कैसे एंड गेट, आर गेट और नाट गेट बनाया जाए, इसके सत्यता सारणी में बच्चों को समस्या आ रही थी, ठीक है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब लॉजिक गेट आपके सिलेबस में बिल्कुल गायब हो गया है। अब आपके सिलेबस में ये नहीं है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। एंड, आर, नाट जो है, नैंड, नार जो भी है, कोई भी प्रश्न आपके लॉजिक गेट से नहीं आएगा, अर्थात लॉजिक गेट आपके सिलेबस से खत्म हो चुका है पूरी तरह से। तो लॉजिक गेट के विषय में अब आपको समझना नहीं है, पूरी तरह से यह समाप्त हो चुका है। और जेनर डायोड, जेनर डायोड भी आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और इसके अलावा जो भी है सभी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, ठीक है। जो भी आपने संधि पढ़ा है, ठीक है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, उसके विषय में पढ़ा है आपने, ठीक है। और अर्धचालक दो प्रकार का होता है, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, इसके विषय में भी पढ़ा है। पीएन संधि डायोड के विषय में पढ़ा है। ट्रांजिस्टर के विषय में आपने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। ट्रांजिस्टर भी दो प्रकार का होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के विषय में भी आप अच्छी तरह से पढ़ लिया है, ठीक है। और इसके अलावा आपने एलईडी के विषय में पढ़ा है, ठीक है। तो जो भी आपने पढ़ा है सभी आएंगे हैं, केवल जो है यह जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में आपका जेनर डायोड नहीं आएगा। जेनर डायोड से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां से जेनर डायोड को कट कर दिया गया है, जेनर डायोड नहीं आएंगे। और जो भी आपने पढ़ा है सब आएंगे, जेनर डायोड हो गया। और यहाँ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट से भी संबंधित आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, लॉजिक गेट भी आपके सिलेबस में अवश्य नहीं है। और इस तरह से यह इकाई 4 8 नंबर का है, यह भी जो है आपके बोर्ड के एग्जाम 2021 में बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है। यह 8 नंबर का आता है, ठीक है। इसको जो है पहले भी यह महत्वपूर्ण था, आज भी यह महत्वपूर्ण है, इकाई 8। इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। केवल जेनर डायोड और लॉजिक गेट को खत्म कर दिया गया है, और सभी आपने जो पढ़ा है आपके सिलेबस में है। इस तरह से बच्चों हम आपको भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर का खंड ख का आपको सिलेबस बता दिए हैं। इसलिए बच्चों खंड क और खंड क करके बताया, क्योंकि यह लंबा सिलेबस है, एक साथ बताते तो शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने अलग अलग खंड करके आपको बता दिया है। यह खंड ख था, और इस तरह से हमने भौतिक विज्ञान खंड ख का जो 35 नंबर का प्रश्न होता है पूरा सिलेबस आपको हमने बता दिया। चलिए अगला सिलेबस अगले दिन, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।